सैन फ्रांसिस्को बीच से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ये जेल आज एक म्यूजियम बनकर इस टापू पर खड़ा है। मगर 1934 से लेकर 1963 तक ये जेल दुनिया का सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी वाला जेल था। चाहे कितना भी कुख्यात मुजरिम हो, एक बार इस जेल के दीवारों के अंदर कैद हो जाए तो वो तभी बाहर निकल पाता था जब उसका सज़ा ख़त्म हो जाता या फिर उसका मौत हो जाता। यहाँ मौजूद गार्ड्स को सूटेड साइड के डायरेक्ट ऑर्डर्स थे, यानी अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करे तो उसे सरेंडर करने के लिए बोला जाता था और ऑर्डर्स नहीं मानने पर गोली मार दी जाती थी। इस जेल से भाग पाना इसलिए भी नामुमकिन था क्योंकि ये जेल समुंदर के बीच में एक आइलैंड पर मौजूद था। फिर भी अगर मान ले कि कोई कैदी गार्ड्स को चकमा देकर जेल से बाहर निकल भी जाए, फिर भी उसके सामने विशाल समुंदर को पार करने की चुनौती होता था। समुद्र का ये पानी बेहद ठंडा था जिससे हाइपोथर्मिया का होना तय था। ऊपर से तेज लहरों को तैर कर पार करना और जमीन तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। इस जेल का 29 साल का इतिहास में 36 कैदियों ने 14 बार यहाँ से भागने की कोशिश की, जिसमें 23 को तुरंत पकड़ लिया गया, 6 को गोली मार दी गई, 2 कैदी समुद्र में डूब गए और 2 कैदियों को गैस चैम्बर का इस्तेमाल करके मौत का नींद सुला दिया गया। इन 36 कैदियों में से सिर्फ 3 कैदी ही जेल से भागने में कामयाब रहे, मगर आज भी पुलिस इन्हें ना तो जिंदा पकड़ पाई है और ना ही मुर्दा। और आज का हमारा कहानी इन्हीं 3 कैदियों के बारे में है। जून 1962 सुबह का वक्त था। जेल का एक गार्ड हर सेल का रूटीन चेक कर रहा था। उसने देखा कि 3 अगल बगल के सेल्स में कैदी अभी भी सोए हुए हैं, जबकि आमतौर पर उस वक्त तक सभी कैदी नींद से उड़ जाते हैं। उस गार्ड को लगा कि शायद तीनों की तबीयत खराब है, इसलिए वो तीनों कैदियों को उठाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं उठते। फिर वो गार्ड नज़दीक से चेक करने के लिए सेल का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है और तब वो जो नज़ारा देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। अब तक गार्ड्स ने जिन्हें सोया हुआ कैदी समझ रहा था, वो दरअसल साबुन, टूथपेस्ट, कंक्रीट का डस्ट और टॉयलेट पेपर मिलाकर बनाया गया नकली इंसानी सिर थे, जिस पर पेंट किया गया था और असली इंसानी बाल लगाए गए थे और देखने में काफ़ी हद तक उन कैदियों के चेहरे से मेल खा रहे थे। गार्ड को एक और चीज़ नज़र आई और वो था सेल की दीवार में एक बड़ा सा छेद, जिसमें से आराम से सेल से बाहर निकला जा सकता था। अब एक नज़र इन 3 कैदियों और उनके क्राइम हिस्ट्री पर डालते हैं। पहला कैदी है फ्रैंक ली मॉरिस। फ्रैंक को 11 साल की उम्र में ही माँ बाप ने छोड़ दिया था, जिसके वजह से फ्रैंक का बचपन अनाथालय में गुजरा। फ्रैंक ने पहला जुर्म महज 13 साल की उम्र में किया था। 20 साल का उम्र आते आते फ्रैंक कई सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल हो चुका था। ड्रग्स, डकैती, गाड़ियों की चोरी जैसे मामलों में अमेरिका के अलग अलग जेलों में सज़ा काट रहा था। जेल जाना उसके लिए एक आम बात थी। वहाँ से रिहा होने के बाद उसने एक बैंक को लूटा और पकड़ा गया। उसको 10 साल की सज़ा सुनाई गई और लुजियाना की एक जेल में भेज दिया गया, मगर जल्द ही फ्रैंक मॉरिस वहाँ से भाग निकला। आदत से मजबूर फ्रैंक ने 1 साल बाद फिर से एक कार चोरी किया और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस बार फ्रैंक को अल्काट्राज भेज दिया गया, जहाँ से वो कभी भाग नहीं सकता था। इस कहानी में जेल से भागने वाले दूसरा और तीसरा कैदी 2 भाई जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन थे। हालांकि इनका जन्म एक मेहनती किसान परिवार में हुआ था, मगर चोरी करने में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट था। 14 साल की उम्र से ही दोनों भाई चोरी करने में जुट गए और एक के बाद एक कई दुकानों को लूटा। ये लोग ज़्यादातर चोरी तब करते थे जब दुकानें बंद रहती थी और इनका कहना था कि चोरी के दौरान कभी भी उन्होंने जानलेवा हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। फिर जनवरी 1958 में दोनों भाइयों को बैंक ऑफ कोलंबिया को लूटने का जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और 35 साल की सज़ा सुनाई गई। सज़ा के दौरान इनको फ्लोरिडा, लेवनवोर्थ और अटलांटा के जेलों में रखा गया, लेकिन अटलांटा के जेल से जब एंगलिन भाई बार बार भागने की कोशिश करने लगे, तब दोनों को अल्काट्राज जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस कहानी में एलन वेस्ट नाम का एक और चौथा कैदी भी शामिल था, जो आखिरी वक्त में जेल से भागने में नाकामयाब रहा। एलन वेस्ट अपने पूरी ज़िंदगी में लगभग 20 बार अरेस्ट हो चुका था। कार चोरी के मामले में एलन को पहले अटलांटा, उसके बाद फ्लोरिडा के जेल में रखा गया, लेकिन जब एलन ने फ्लोरिडा जेल से भागने की कोशिश किया, तब एलन को भी 1957 में अल्काट्राज जेल भेज दिया गया।
फ्रैंकलिन मॉरिस, एंगलिन बाय और एलन वेस्ट अल्काट्राज जेल में आने से पहले अमेरिका की कई जेलों में सजा काट चुके थे और तभी से एक दूसरे को जानते थे। यहाँ अल्काट्राज में लकीली इन चारों का सेल एक दूसरे के बगल में ही थे। जैसे ही ये चारों एकजुट हुए, जेल से भागने की साजिश शुरू हो गई। इस जेल से भागने के लिए सटीक प्लानिंग और उस प्लान को अमल करना बेहद जरूरी था, वरना इस कोशिश में उनका जान जा सकता था। फ्रैंक मॉरिस इस साजिश का मास्टरमाइंड बना क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट था कि जेल अधिकारियों के मुताबिक उसका आईक्यू लेवल 133 था, जो दुनिया के सिर्फ 2% लोगों में ही पाया जाता है। अगले 6 महीनों के दौरान चारों मिलकर प्लान पर काम करते रहे। सबके सेल्स में सिंक्स थे और ठीक उसके नीचे वेंटिलेशन के लिए एक छोटा सा खिड़की था जिस पर लोहे की नेट लगा था। डाइनिंग हॉल से चुराए गए चम्मच, टूटे हुए आरी ब्लेड और एक वैक्यूम क्लीनर की मोटर से बनाया गया ड्रिल मशीन के जरिए उस वेंटिलेशन को धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया। ड्रिलिंग की आवाज़ को छुपाने के लिए दीवार तोड़ने का काम उस वक्त किया जाता था जब जेल में 1 घंटे के लिए म्यूजिक की क्लास होती थी। बाद में उस टूटी हुई जगह को छुपाने के लिए कार्डबोर्ड से बनाए गए नकली खिड़की को लगा दिया जाता था। एक बार जब दीवार में छेद इतने बड़े हो गए जिसमें से रेंगते हुए दीवार की दूसरी तरफ मौजूद कॉरिडोर तक पहुंचा जा सके, इन्होंने प्लान का अगला चरण शुरू कर दिया। उस कॉरिडोर में लगे पाइपलाइन से चढ़ाई करते हुए ऊपरी मंजिल में मौजूद एक खाली पड़े सेल ब्लॉक तक चारों कैदी पहुंचे। फिर वहां पर एक सीक्रेट वर्कशॉप बनाया। चुरा कर जमा की गई रेनकोट्स को बड़ा ही सावधानी से सिलाई करके एक 6x14 फीट का रबर बोट बनाते हैं। समुद्र की पानी नाव के अंदर ना घुस जाए, इसके लिए बोट के किनारों को गर्म करके चिपका दिया गया। लाइफ जैकेट्स भी बनाए गए और प्लाईवुड को काट कर नाव के पैडल्स बनाए गए। मगर गार्ड्स को चकमा देकर वे लोग इतना काम कैसे कर लेते थे? यही बात उनका इस साजिश में मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने टूथपेस्ट, साबुन, दीवार में छेद करते वक्त जमा की गई कंक्रीट का डस्ट, बेड शीट्स के टुकड़े, बार्बर शॉप से लाया गया इंसानी बाल, इन सबको मिलाकर 4 डमी हेड्स बनाए और यहाँ तक यह भी ख्याल रखा कि वो सिर देखने में उनके जैसे ही लगे ताकि गार्ड्स को कोई भनक ना लग सके। रोज रात को सोते वक्त चारों अपने अपने बेड्स पर इन डमी हेड्स को लगाकर ब्लैंकेट ओढ़ देते थे। फिर गार्ड्स इनको देखकर असली कैदी समझते थे। इस बेहतरीन प्लान के बदौलत इन चारों ने कई दिनों तक बिना किसी को भनक लगे ऊपरी मंजिल में पूरी रात अपना काम करते रहे। फिर सुबह होने से पहले वापस अपने अपने बेड्स पर आ जाते थे। रेनकोट से बोट और लाइफ जैकेट्स बनाना, नकली सिर बनाना, ये सब फ्रैंक मॉरिस का प्लान था। यह नॉलेज फ्रैंक को जेल से लाइब्रेरी में रखे मैगजीन से मिला। आखिरकार 11 जून 1962 को जेल से भागने का वक्त आ चुका था, जिसके लिए पिछले 6 महीनों से चारों कैदी काफ़ी मेहनत से तैयारी कर रहे थे। मगर चौथा कैदी एलन वेस्ट ने आखिरी वक्त में बहुत बड़ा गलती कर दी। कुछ दिन पहले दीवार में छेद करते वक्त उसे लगा कि दीवार में छेद जरूरत से बड़ा बन गया है, जिसकी वजह से दीवार का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर सकता है जो गार्ड्स को आसानी से दिख जाएगा। फिर उसका जेल से भागने का प्लान फेल हो जाएगा। इसलिए उसने पड़ा हुआ कंक्रीट डस्ट को पेस्ट बनाकर छेद के किनारों पर लगा दिया। साथ ही साथ उसने लोहे की ग्रिल भी लगा दी। मगर 11 जून की रात को जब एलन वेस्ट को उस छेद से बाहर निकलना था, वो नहीं निकल सका क्योंकि लगाया हुआ सीमेंट का पेस्ट सख्त हो गया था और लोहे का वो नेट भी उसमें फंस कर रह गया। बाकी तीनों कैदी अपने सेल से बाहर निकलकर कॉरिडोर में लगे पाइप्स के जरिए ऊपर चढ़ते हुए एक वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए छत के ऊपर पहुंच जाते हैं। वहां कुछ देर एलन के लिए उन्होंने इंतजार किया, मगर एलन अभी भी सेल का दीवार को तोड़ने में लगा हुआ था। एलन को नहीं आता हुआ देखकर फ्रैंक मॉरिस और दोनों एंगलिन बाय उसके लिए एक लाइफ जैकेट और पैडल छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। आइलैंड से समुद्र में उतरने के लिए उन्होंने एक ऐसी जगह चुना जहां पर काफी अंधेरा था और निगरानी कर रहा किसी हथियारबंद गार्ड का नजर वहां नहीं पड़ता था। उसके बाद साथ में लाया गया उस रबर बोट को कॉन्सर्टीना, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका इस्तेमाल करके हवा भरा गया। फ्रैंक ने उस कॉन्सर्टीना को जेल में म्यूजिक सीख रहा एक कैदी से चुराया था। फिर तीनों लाइफ जैकेट्स पहनते हैं और उस बोट पर बैठकर वहां से भाग जाते हैं। फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन भाइयों ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे नामुमकिन माना जाता था। अगले दिन सुबह गार्ड्स ने एलन वेस्ट से पूछताछ किया, जो जेल से भागने में असफल रहा। जेल प्रशासन ने एलन को सरकारी गवाह बनने के लिए कहा, बदले में उसे इस करतूत के लिए कोई अतिरिक्त सजा नहीं दी जाएगी। इस ऑफर को एलन ने मान लिया और पिछले 6 महीनों की साजिश के दौरान चारों ने मिलकर क्या क्या किया सब कुछ बता दिया। एलन ने यह भी बताया कि उनका प्लान समुद्र को पार करके
सैन फ्रांसिस्को पहुंचना था और फिर वहां से कपड़े और एक कार चुराकर फरार होना था। एलन से मिली जानकारी के आधार पर मिलिट्री और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के कई टीमों ने मिलकर अगले 10 दिन तक हवा, समुद्र और जमीन के जरिए खोजी अभियान चलाया, मगर तीनों कैदियों का कोई अता पता नहीं था। सर्च टीम्स को समुद्र में लाइफ जैकेट्स, नाव की पैडल्स और एक वॉलेट मिला जो प्लास्टिक में लिपटा हुआ था, जिसके अंदर एंगलिन भाइयों का परिवार और फ्रेंड्स के फोटोज थे। एक नज़दीकी टापू एंजल आइलैंड के तट पर नाव के फटे हुए टुकड़े मिले। इस केस को डील कर रहा प्रमुख लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी FBI ने डिक्लेयर कर दिया कि तीनों कैदी समुद्र में डूब गए, मगर FBI की इस दावे को साबित करने के लिए एक भी डेड बॉडी या कम से कम डेड बॉडीज के अवशेष तक नहीं मिले। करीब 1 महीने बाद एक मर्चेंट शिप को समुद्र में एक डेड बॉडी दिखा, मगर उन्होंने इसकी जानकारी FBI को करीब 2 महीने बाद दिया, जिसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि समुद्र की खारा पानी या फिर मछलियों से बचकर वो डेड बॉडी इतना दिन तक सलामत नहीं रह सकता था। आखिरकार 17 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी FBI कोई ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी और अपना फाइनल रिपोर्ट में बताया कि समुद्र और एंजल आइलैंड्स पर मिले सबूतों के आधार पर यह कहना उचित होगा कि तीनों कैदी फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन एंजल आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश में समुद्र के ठंडे पानी में डूब गए होंगे। यह कहते हुए FBI ने इस केस को क्लोज कर दिया और जो भी एविडेंस थे उन्हें US मार्शल सर्विस को सौंप दिया। US मार्शल सर्विस ने आज भी इस इन्वेस्टिगेशन को ओपन रखा और आज भी इन तीनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट सक्रिय हैं। 2030 में जब तीनों कैदियों की उम्र 100 साल हो जाएगी, तब जाकर ये वारंट अपने आप एक्सपायर हो जाएंगे। पिछले कई सालों के दौरान कई लोगों ने इन तीनों को अलग अलग जगहों पर देखने या मिलने की बात कर चुके हैं, मगर इन बातों का पुष्टि कभी नहीं हो सका और आज भी ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। इस घटना के 1 साल बाद 1963 में एल्केट्राज़ जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इसका मुख्य कारण था इस जेल को मेंटेन करने में लग रहा पैसा। समुद्र की खारे पानी की वजह से बिल्डिंग्स काफ़ी तेजी से खराब हो जाते थे और बार बार इन्हें रिस्टोर करना पड़ता था। ऊपर से राशन, पानी और बाकी ज़रूरत की चीज़ों को सैन फ्रांसिस्को से मंगवाना पड़ता था। 1959 में एल्केट्राज़ में होने वाला एक दिन का खर्चा अमेरिका के किसी दूसरे जेल से 3 गुना से भी ज़्यादा था। इसी वजह से US गवर्नमेंट ने इसे बंद करने का फैसला किया और बाद में इसे एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। आज ये जेल म्यूजियम अमेरिका का एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। जल्द मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।